नेक्स्ट, यदि कोई सर्वनाम भिन्न भिन्न पुरुषों से, अलग अलग व्यक्तियों से एक से अधिक संज्ञा या सर्वनाम बताता है तो थर्ड पर्सन के बजाय हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होगा। उदाहरण के लिए, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। अंग्रेजी में याद रखिए, शिष्टता के लिए आई एंड यू नहीं बोलते, पहले हम दूसरे को संबोधित करते हैं, यू एंड आई, हरी एंड आई, ना कि आई एंड हरी। ही एंड आई, ऐसा नहीं बोलते आई एंड ही। आई को हमेशा शिष्टता के नाते बाद में संबोधित करते हैं, स्वयं को अंग्रेजी में बाद में संबोधित करते हैं, शिष्टता के नाते, कर्टसी के नाते। यू एंड ही, वहाँ पर यू एंड ही, हरी एंड आई एंड हरी नहीं, ये बात को ख्याल रखेंगे, आई एंड हरी नहीं। सो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो उचित होगा। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, इन दिस यू मस्ट रिमेंबर, यदि कोई सर्वनाम अलग अलग व्यक्तियों की एक या अधिक संज्ञा अथवा सर्वनाम को बताता हो, एक या अधिक संज्ञा या सर्वनाम को बताता हो, तो थर्ड पर्सन के बजाय, अन्य पुरुष के बजाय हम उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन का उपयोग करते हैं। और फर्स्ट पर्सन हमेशा आखिरी में आता है शिष्टाचार में। यू एंड आई, ही एंड आई, दे एंड अस, वे और हम और वे नहीं होगा, वे और हम। तो पहले हम दूसरे को संबोधित करते हैं, ये शिष्टाचार के नाते मैं बार बार उस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, कर्टसी के नाते, COURTSEY, कर्टसी यानी शिष्टाचार। मैंने एक शब्द का उपयोग किया था पूर्व में, कर्म कारक, और कर्म कारक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्यूजेटिव। आपको याद होगा कि एक्यूजेटिव कर्म कारक क्या है, और उस पर पुनः मैं बात ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मानते हुए कि आप क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पुराना पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। आई, ही, शी, वी, दे, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे यदि हम कर्म कारक एक्यूजेटिव के रूप में करें तो मी हो जाता है। आई का क्या हो जाता है? मी। ही का क्या हो जाता है? हिम। शी का हर, दे का देम, और वी का अस। आई का मी, मैं, और मी माने मेरा, मी माने मैं। कर्म कारक हो रहा है। मैं क्या हो गया? मी कर्म कारक, हिम कर्म कारक, हर, अस, देम, ये सब कर्म कारक। तो ये सर्वनाम समुच्चय बोधक एंड और द्वारा जोड़ते हैं तो मी के स्थान पे आई के प्रयोग की अशुद्धि ज़्यादा करते हैं लोग, बहुत प्रायः। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, नॉट आई। द प्रेजेंट, these gifts are for you and for me. My uncle asked my brother and me for dinner. My uncle asked my brother and me for dinner. यहाँ क्या हो गया? क्या समुच्चय बोधक, I mean and जब जुड़ गया है, कंजंक्शन के साथ जुड़ा है और वो कर्म कारक बन गया है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक का उपयोग करते हैं, एक्यूजेटिव शब्दों का उपयोग करते हैं। आई का मी होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम, और वी का अस। नेक्स्ट, बट का प्रयोग। बट का प्रयोग देखिए इस वाक्य में कैसे है। Nobody will help me but you. Nobody will help you but me. ऐसे बट का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह हुआ है। बट मतलब लेकिन नहीं। बट का मतलब लेकिन होता है ना,
सामान्यतया, बट आई कैन कम बट माई लेग इज पेनिंग, मैं आ सकता हूँ लेकिन मेरा पैर दुख रहा है। तो बट का मतलब लेकिन। लेकिन यहाँ पर बट का उपयोग किस रूप में हुआ है? प्रीपोजिशन की तरह। प्रीपोजिशन की तरह जब होता है, नोबडी विल हेल्प यू बट मी, एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट, तुम्हारे अलावा और कोई मेरी मदद नहीं करेगा, तो वहाँ मी जो है वो क्या हो गया? कर्म कारक, और प्रीपोजिशन की तरह हुआ है। इस तरह बट के पश्चात कर्म कारक का प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, विच इज़ इट्स अ वेरी हाई लेवल इंग्लिश। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा इस तरह का उपयोग। नोबडी विल हेल्प, नोबडी विल कम बट हिम, नोबडी विल एक्सेप्ट बट हिम, अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करेगा केवल उसके। तो बट का मतलब यहाँ केवल हो गया, लेकिन नहीं। सामान्यतया बट का अर्थ होता है लेकिन, लेकिन यहाँ केवल। नोबडी बट मी विल हेल्प यू, कोई नहीं, केवल मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब चलिए हम 6-7 कुछ वाक्य देखते हैं, और उसमें सर्वनाम छांटना है आपको, और सर्वनाम छांटना है और ये बताना है ये सर्वनाम किसके लिए आए हैं। आप समझ गए? यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन, एंड टेल मी द प्रोनाउन हैज़ कम फॉर विच नाउन, किसके लिए आया है, विच नाउन, विच नाउन इज इट रिप्लेसिंग और इंडिकेटिंग। फर्स्ट सेंटेंस, Alice was not a bit hurt and she jumped up to her feet. Alice was not a bit hurt and she jumped up to her feet. अब इसमें सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम है सबसे पहला she, उसके बाद her। ये किसके लिए आया है? she शब्द किसके लिए आया है? एलिस के लिए। हर किसके लिए आया? एलिस के लिए। और एलिस बार बार ना बोल करके एलिस वॉज नॉट ए बिट हर्ट बट एलिस जम्प्ड अप टू एलिस's फीट इन ए मोमेंट। कैसा लग रहा है? कितना वाहियात लग रहा है। तो इससे बचने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं संज्ञा की जगह। तो ये आप समझ गए। दूसरा, देयर वेयर डोर्स ऑल राउंड द हॉल। There were doors all round the hall, but they were all locked. But they were all locked. पूरे हॉल के चारों तरफ दरवाजे थे लेकिन सभी बंद थे। लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। तो दरवाजे दो बार ना बोल करके हम क्या बोलेंगे? लेकिन वे सब बंद थे। तो वे क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या हुआ? they. There were doors all round the hall, but they were all locked. Next, I wish I hadn't cried so much. I wish I had not cried so much. काश मैं इतना नहीं रोती, काश मैं इतना नहीं रोती। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, देखिए। मतलब कोई बोल रहा है और उसने जैसा बोला है उसको वैसे ही का वैसे यदि लिख दिया जाता है तो वो कोटेशन उद्धरण हो जाता है और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं। तो किसने बोला है आगे? सेड एलिस। आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच, सेड एलिस। यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है? आई। दोनों बार जो आई आया है वो एलिस के लिए। एलिस विश्ड दैट एलिस हैडंट क्राइड सो मच, सेड एलिस। यही तो मीनिंग हुआ। एलिस विश्ड दैट एलिस हैडंट क्राइड सो मच, सेड एलिस। बार बार ना कह के हम उसको क्या बोलें? तो एलिस जब बोल रही है तो क्या बोल रही है? काश मैं उतना नहीं रोती। तो एलिस ने कहा काश मैं उतना नहीं रोती। तो मैं जो है वो सर्वनाम है, आई जो है वो सर्वनाम है। नेक्स्ट, हरी बॉट हिज बुक्स एंड लेड इट ऑन द टेबल। हरी bought his book and laid it on the table. हरी ने किताबें
अपनी किताबें या हरी ब्रॉट हिज बुक कर लीजिए, हरी ब्रॉट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द टेबल। हरी ने अपनी किताबें लाईं और उन्हें टेबल पर फैला दिया। हरी ने हरी की किताबें लाईं ना बोल करके हरी ने अपनी किताबें लाईं। एंड लेड इट ऑन द टेबल, टेबल पर फैला दिया। इट किसके लिए है? बुक के लिए। इट किसके लिए है? बुक के लिए। तो यहाँ देखिए दो संज्ञाएं हैं और सर्वनाम दो हैं। कौन सा सर्वनाम किसके लिए है ये आपको पहचानना है। हरी ब्रॉट हिज बुक, हिज हरी के लिए है और इट बुक्स के लिए है। नेक्स्ट, रामा यू आर ए लेजी बॉय। राम तुम बहुत सुस्त आदमी हो। राम यू आर ए लेजी बॉय। यू सर्वनाम है, तुम एक सुस्त आदमी हो। राम नाम के लड़के को कोई कह रहा है, राम नाम के किसी मित्र को, अपने दोस्त को कोई कह रहा है, राम तुम बहुत सुस्त आदमी हो। तो तुम जो है वो क्या है? सर्वनाम। एक और देख लें, द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग्स। द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग्स। अब मैंने बताया था सर्वनाम के बारे में कि यदि सजीव है तो हिज और हर होता है सर्वनाम। यहाँ पे नाउन क्या है, संज्ञा क्या है? हॉर्स। हॉर्स सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। लेकिन आगे ही उपयोग है इट्स लेग्स। याद आ रहा है ऐसा क्यों है? आपको मैंने बताया था कि यदि हमको नर या मादा नहीं मालूम है, कई जानवरों के बारे में हम सामान्यतः नर या मादा का अंतर नहीं लगाते बोलते समय। डॉग माने कुत्ता भी हो सकता है, डॉग माने कुतिया भी हो सकती है। कैमल माने मेल भी फीमेल भी। एलिफेंट मतलब मेल भी फीमेल भी। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हिज या हर नहीं लगाते, इट लगाते हैं। इसीलिए हॉर्स ब्रोक इट्स लेग्स हो गया। इट्स मतलब हॉर्स, इट मतलब हॉर्स और इट्स मतलब हॉर्स का। घोड़े ने घोड़े का पैर तोड़ दिया। तो ऐसा ना बोल करके घोड़े ने अपना पैर तोड़ दिया। अपना के लिए क्या शब्द है? इट्स। ओके, नाउ लास्ट यूज, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट। नेस्ट माने घोंसला, घोंसले बहुवचन में है, बर्ड्स बहुवचन में है। तो यदि ये बहुवचन है संज्ञा, तो एक नियम मैंने आपको बताया था, यदि संज्ञा बहुवचन है तो सर्वनाम भी बहुवचन होगा। यदि संज्ञा स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुवचन है, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, अपने, उनके। देयर हुआ, हिज नहीं, हर नहीं, इट्स नहीं। बर्ड में एक वचन होता तो इट्स रहता। बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट, बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट। लेकिन बर्ड्स है, बहुवचन है, बहुवचन है तो इट का बहुवचन क्या होगा? देयर। राइट? सो देयर आर n number of sentences. If you look at your book, you look at some magazines and find out sentences with pronouns. Practically every second, third sentence will have pronoun in place of noun, which has been used earlier in the same paragraph, just before 2-3 lines. And so these pronouns indicate the nouns. But what kind of pronoun? That is what is to be practiced. So we have had 6-7 different kinds of pronouns, 6-7 different kinds of sentences telling you application of some of the rules that we have studied a while ago. Now to master the art of using pronoun, we have some different kind of exercise. These are all different tricks to make you learn better. And so here is an exercise. निम्नलिखित वाक्यों में जहाँ लगाया जा सकता हो वहाँ सर्वनाम लगाओ। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञाओं के बदले जहाँ सर्वनाम लगाया जा सकता है लगाएं।
You understand? In these sentences, use pronoun in place of nouns wherever proper. Rama had taken his watch and was looking at the watch uneasily. Rama had taken his watch and was looking at the watch uneasily. तो यहाँ पे कहीं नाउन के बदले प्रोनाउन लग सकता है? कहाँ? राम के बदले तो ऑलरेडी मैंने हिज का उपयोग कर लिया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब ज़रूरत नहीं है। राम नाउन है, उसके लिए प्रोनाउन हिज हो गया, लेकिन और कोई सा नाउन है क्या यहाँ पर? यस, वॉच। वॉच यानी घड़ी, और वॉच को 2 बार उपयोग किया है, तो दूसरी बार आप वॉच के बदले इट्स बोल सकते हैं। एंड वॉज लुकिंग एट इट अनईजिली, क्योंकि वॉच पहले वाले वॉच में इट नहीं होगा, वॉच पहले आने दीजिए, उसके बाद दूसरी बार जब वॉच फिर से आया है तो वहाँ पे आप इट लगा दीजिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? रामा हैड टेकन हिज वॉच आउट एंड वॉज लुकिंग एट इट अनईजिली। एट द वॉच, तो इट किसके बदले आया? द वॉच। दूसरा, द बॉयज वेंट इनटू द गार्डन वेयर द बॉयज सॉ ए स्नेक। अब यहां देखिए कितने नाउन हैं? गार्डन, बॉयज, स्नेक। इसमें आपको एक प्रोनाउन जोड़ डालना सही तरीके से। किस में डालेंगे? क्या बॉयज को हटाएंगे? द बॉयज वेंट इनटू द गार्डन के बदले आप बोलेंगे दे वेंट इनटू द गार्डन। दे मतलब कौन? तो बॉयज को नहीं हटा सकते। बॉयज वेंट इनटू द गार्डन, गार्डन के बदले आप कुछ और डाल सकते हैं? नहीं। वेयर द बॉयज सॉ ए स्नेक, द बॉयज सॉ इट बोलेंगे, फिर सवाल आएगा क्या? तो स्नेक भी एक ही बार आया है नाम, इसलिए उससे भी नहीं हटा सकते। बॉयज यहाँ देखिए 2 बार है। द बॉयज वेंट इनटू ए गार्डन वेयर दे सॉ ए स्नेक। बॉयज, द बॉयज के बदले आप बोलेंगे दे सॉ ए स्नेक। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि संज्ञाओं के स्थान पर सर्वनाम कहाँ पर कैसे लगाते हैं। सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले यदि लगाते हैं तो पहली बार वो संज्ञा वैसी ही रहती है, संज्ञा ही रहती है। जब वो संज्ञा का उपयोग दोबारा होता है आगे, तो वहाँ पर संज्ञा के बदले सर्वनाम लगाते हैं। और कौन सा सर्वनाम लगेगा, ये इतने सारे जो हमने नियम सीखे उसमें देखकर, उसमें समझकर हम जाने कि कौन सा लगेगा। और ऐसा करते समय हमें जेंडर को देखना होगा, ऐसा करते समय हमें नंबर को देखना पड़ता, ऐसा करते समय हमें पर्सन को देखना होगा। राइट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। सर्वनाम का सही रूप लिखो। अनदर फ्यू सेंटेंसेस हियर। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। कौन सा आएगा? वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे की देम, एज दे स्कोर्ड। दे। रामा एंड I were present कि me were present? Rama and I were present. Look at the rules, related rules. इसको समझने में यदि कुछ दिक्कत हो रही हो तो रिलेटेड रूल को खोजें जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, और फिर उसके बाद जोड़ने की कोशिश करें कि कौन सा रूल इसमें अप्लाई हुआ है, आई क्यों आया, मी क्यों नहीं। कैन यू सिंग एज वेल एज दे या देम? यहाँ करता है। कैन यू सिंग एज वेल एज दे कैन सिंग। लेट यू एंड डैश ट्राई व्हाट वी कैन डू। लेट यू एंड डैश ट्राई, लेट यू एंड मी ट्राई व्हाट वी कैन डू, या लेट यू एंड आई ट्राई व्हाट वी कैन डू। क्या आएगा? अब देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा।
I think I should not give you answer to every sentence. You look for its answer by going through the rules. जो रूल्स मैंने पूर्व में बताए हैं, थोड़ा उनकी ओर झांकिए, थोड़ा उनको तलाशिए, थोड़ा खोजिए, मिलान करिए और अप्लाई करिए। मैं 4 सेंटेंस और दे देता हूँ आपको। वेट फॉर हरी एंड डैश, आई और मी। वेट फॉर हरी एंड डैश, आई और मी। वी आर नॉट सो पुअर एज, we are not so poor as they or them. We are not so poor as dash, they or them. Ram is as old as dash, I or me. इसमें बहुत गलतियां होती हैं, इसलिए इसकी एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा ही है आई और मी के उपयोग में। राम इज एज ओल्ड एज डैश, आई और मी। Right? So this is enough for you to understand, to hone your skill. अपने कौशल को, प्रोनाउन के संबंध में अपने कौशल को अच्छा करने में इतनी एक्सरसाइज आपके लिए पर्याप्त है। सर्वनाम प्रोनाउन के बारे में और समझने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। And we have another type of word for pronouns or type of pronoun, you might say, निजवाचक और बलात्मक। निज मतलब स्वयं, निज, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। निज मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरा, पराया, निजता। और बलात्मक मतलब बल यानी फोर्स, जोर। फोर्स का मतलब शारीरिक फोर्स नहीं, शाब्दिक फोर्स, जिह्वा के बल पर जोर देना, एक्सप्रेशन के बल पर जोर देना, भाव के बल पर जोर देना, उसे हम कहेंगे निजवाचक और बलात्मक सर्वनाम। और अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक मतलब क्या होता है? आई टोल्ड यू एम्फैटिकली, मैंने जोर देकर कहा था तुम्हें कि मत जाओ, दैट डोंट गो। ही टोल्ड मी एम्फैटिकली, जोर देकर उसने कहा। He gave emphasis on this word, उसने इस शब्द पर जोर दिया। emphasis मतलब जोर, तो बलात्मक, जोर देना, बल लगाना, ज़्यादा उसमें ताकत लगाना, ज़्यादा ध्यान खींचने का प्रयास करना उसमें, वहाँ पर है emphatic pronoun। अब ये देखिए कौन से, ये वाले प्रोनाउंस कौन से हों। निज वाले प्रोनाउन वो हैं जिसमें आखिरी में हम क्या करते हैं, SELF या बहुवचन में SELVES लगाते हैं। SELF या SELVES। एक वचन यदि है सर्वनाम, सर्वनाम एक वचन है तो इसमें एक वचन लगेगा SELF, और यदि सर्वनाम बहुवचन है तो SELVES उसमें जोड़ दिया जाएगा बहुवचन के लिए। स्वयं के लिए सर्वनाम है आई, माई सेल्फ। आई से क्या बनता है? माई सेल्फ, मैं स्वयं। आई माई सेल्फ विल गो, मैं स्वयं जाऊंगा। यू योर सेल्फ विल कम, तुम स्वयं आओगे। तो ये एक वचन है तो SELF लगाते हैं और एम्फैटिक करते हैं, जोर देते हैं। हिम, हिमसेल्फ, इट, इटसेल्फ। और इसका बहुवचन क्या है? अवर,
आई का अवर, मी का अवर, अवर सेल्व्स, SELVES, क्योंकि अवर बहुवचन है। योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, तो ये क्या कहलाएंगे? ऐसे नाउन जिसमें जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक हैं, ऐसे प्रोनाउन, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इन सर्वनामों को हम निजवाचक संज्ञा भी कहते हैं। निजी नहीं, निजवाचक, जो स्वयं को बताते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, स्वयं को बताते हैं। जब सब्जेक्ट द्वारा किया हुआ कार्य किसी दूसरे पर ना पढ़ के स्वयं पे पड़े तो वो रिफ्लेक्सिव या निजवाचक कहलाएगा। ख्याल करिए, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, कर्ता के द्वारा किया गया काम जब खुद पर पड़े तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव या निजवाचक कहलाएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने स्वयं को, कर्ता कौन है? वह, उसने स्वयं को, मतलब कर्ता ने स्वयं को घायल कर दिया। हर्ट करना माने घायल करना। द हॉर्स हर्ट, क्या आएगा? हिमसेल्फ, नो नो नो। हर सेल्फ, नो नो नो। हॉर्स में क्या आएगा? जब हमको लिंग नहीं मालूम है तो इट आता है। हॉर्स हर्ट इट सेल्फ, हॉर्स हर्ट इट सेल्फ। वी हर्ट अवर सेल्फ, हम करता हैं, हमने अपने स्वयं को घायल कर दिया। दे हर्ट देम सेल्फ, वे करता हैं, उन्होंने स्वयं को, अपने को घायल कर लिया, दूसरे को नहीं किया। तो जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य अपने स्वयं पे आता है तो निजवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं, और ये उसके उदाहरण हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रत्येक क्रिया के कर्म की तरह प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के कर्ता द्वारा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु को सूचित करते हैं, जो इस बात इन उदाहरणों में स्पष्ट है। स्वयं को सूचित कर रहा है। आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, शी हर सेल्फ, ही हिमसेल्फ। ही एक वचन है, लड़का है, उसका कर्म क्या बनेगा? हिम, राइट? सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज निजवाचक प्रोनाउन। निजवाचक प्रोनाउन, जिसे हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वैसे ये सब किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अब यदि सेल्फ की बात चल रही है, SELF, तो ये भी जान लें कि कई बार सेल्फ को हम संज्ञा जैसा उपयोग भी करते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार सेल्फ सर्वनाम के लिए हो, लेकिन सेल्फ यदि सर्वनाम के लिए है तो सेल्फ के पहले कर्म कारक के रूप में मी या माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ ऐसा प्रोनाउन जुड़ेगा। लेकिन संज्ञा के जैसा भी उपयोग करते हैं सेल्फ को। यदि सेल्फ को संज्ञा के जैसा उपयोग किया तो कैसा उपयोग होगा? ही केयर्स नथिंग फॉर सेल्फ, ही केयर्स नथिंग फॉर सेल्फ। हिमसेल्फ के बदले हम क्या बोल रहे हैं? सेल्फ। तो सेल्फ क्या हो गया? संज्ञा हो गई। ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, वो अपने बारे में बड़ा सोचता है, बड़ा ऊंचा सोचता है, अपने को बड़ा ऊंचा समझता है। जब ऐसा बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं? ही थिंक्स मच ऑफ हिमसेल्फ। तो हिम को गायब कर दिया और सेल्फ लगा दिया, तो सेल्फ क्या हो गया? संज्ञा हो गया, उसमें ही या हिम नहीं है। ये हुआ रिफ्लेक्सिव, निजवाचक। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में निजवाचक प्रोनाउन। अब बलात्मक क्या है? एम्फेटिक क्या है? जोर देने वाला क्या है? जो अभी हमने पढ़ा उसमें हमने देखा जब कर्ता स्वयं के लिए कुछ कर्म कर रहा है, उसका कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं पे पड़ रहा है, तब होता है, तब वहाँ पे आता है। लेकिन अब इस वाक्य को देखो, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। और एक है आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट,
मैंने स्वयं ने देखा, कर कौन रहा था? कोई और। मैंने स्वयं को उसे करते हुए देखा। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। अब यहाँ जो माई सेल्फ आ रहा है, आई विल डू इट, माई सेल्फ में हम माई सेल्फ लगाने की जरूरत क्या है? आई विल डू इट, मैं करूँगा। लेकिन हिंदी में जब हम बोलते हैं मैं स्वयं करूँगा, वो स्वयं करेगी, वो स्वयं नहाएगा, मतलब क्या हुआ? कोई दूसरा उसे नहीं नहलाएगा। जोर किस बात करें? उसके स्वयं पर। जब ऐसा हम जोर देते हैं, आई विल टेल हिम माई सेल्फ, नहीं नहीं तुम मत बताना, मैं खुद उसे बताऊंगा, मैं स्वयं उसे बताऊंगा। मैं स्वयं में मैं जोर दे रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। ये बलात्मक है, ये निजवाचक नहीं है। I hope you are very clear about the difference between निजवाचक and बलात्मक. You are very clear about reflexive and emphatic. Emphatic में अपने लिए जोर दे रहा है। She herself says so. वो खुद ऐसा कहती है, वो स्वयं ऐसा कह रही है। She herself says so. यहाँ जोर दे रहे हैं, तो ये बलात्मक हो गया। He himself did it. उसने स्वयं किया है वो भाई, दूसरों से नहीं करवाया, उसने स्वयं किया। He hurt himself. उसमें क्या हो रहा है? He hurt himself. He said himself. उसने स्वयं ने कहा है। He hurt himself. ने स्वयं को चोट पहुंचाई है। ये तो निजता हो गया, निज पर। और मैं अभी क्या बोल रहा हूँ? She herself, himself said. He himself said. उसने स्वयं ने कहा है। तो मैं जोर देने के लिए स्वयं शब्द के लिए himself लगा रहा हूँ। उसने कहा है, पर्याप्त है। लेकिन जोर देना हो तो मैं क्या बोलूँगा? किसी और ने नहीं कहा, उसने कहा है। ऐसे में उसको बलात्मक सर्वनाम कहेंगे या एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। द टाउन इटसेल्फ, वह शहर स्वयं बड़ा नहीं है। स्वयं जब शब्द आता है, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। भाई मैंने उन पे जोर नहीं दिया, मैंने उन पर दबाव नहीं डाला था स्वीकार करने के लिए अपनी गलतियां। उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि उन्होंने गलती की है। स्वयं स्वीकार कर लिया का अर्थ क्या हुआ? जोर दे रहे हैं। किसी का दबाव नहीं था उन पर, किसी ने धमकाया नहीं, उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड बलात्मक प्रोनाउन, बलात्मक सर्वनाम और एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक मतलब जोर देने वाला, राइट? So let's do some exercise. By way of exercise, we would learn a bit better on what is emphatic and what is reflexive. I will go myself. I will go myself. क्या है ये? Emphatic और reflexive? This is emphatic. मैं स्वयं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। I will go myself. Rama has hurt himself. ये बड़ा सरल उदाहरण है क्योंकि ये उदाहरण पहले किया है। तो ये क्या आएगा? निजता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Rama has hurt himself. We often deceive ourselves. Deceive मतलब धोखा देना। We often deceive ourselves. हम अपने स्वयं को धोखा देते हैं। ये क्या है? This is again स्वयं को जोर दे रहे हैं। दूसरे को धोखा नहीं देते, अपने को देते हैं, अपने स्वयं को देते हैं। एम्फेटिक। नेक्स्ट इज आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क। मैंने स्वयं सुना, मैंने स्वयं सुना है। तो यहाँ स्वयं पे जोर दे रहे हैं, तो एम्फेटिक है। क्विट योर सेल्फ लाइक मैन। क्विट योर सेल्फ लाइक मैन, आदमियों की तरह छोड़ दो। Quit yourself like men. क्या है ये? आदमियों की तरह छोड़ दो। Emphatic. Quit yourself. Next is I was sitting by myself. मैं अपने तहीं बैठा हुआ था। मैं स्वयं बैठा हुआ था नहीं, मैं अपने तहीं बैठा हुआ था।
तो ये क्या होगा? निजता। Let us note down 5 more sentences as practice exercise. The dog choked himself. गलत है, क्योंकि dog के लिए itself आता है. The dog choked itself. They gave themselves a lot of trouble. They gave themselves a lot of trouble. He set himself a hard task. He set himself a hard task. Fourth, they enjoyed themselves. They enjoyed themselves. And fifth one, you can write down, they have got themselves into a mess. They have got themselves into a mess. Mess मतलब अस्त व्यस्त. They have got themselves into a mess. इसको अब आप देखिए कि ये कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फेटिक है, और कन्फ्यूज़न हो, किसी तरह की दुविधा में आप जो पूर्व में जो नियम बताए गए उनकी ओर झांके. थोड़ा बार बार पुनरावृत्ति अच्छी होती है एक अच्छे विद्यार्थी के लिए. तो पुनरावृत्ति भी होगी और सही जगह पर आप पहुंचेंगे तो सही सीखेंगे.